जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हमारे कक्षा 11 के जो रसायन विज्ञान का पहला भाग लेकर आए हैं मैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, एनसीईआरटी बुक का निचोड़। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। चलिए, एक चैप्टर आता है कक्षा 11 में, रसायन की मूल अवधारणाएं, पहला चैप्टर है। तो इसमें कुछ पहला पॉइंट है, ब्रह्मांड में 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर ओल्ड सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो पहले 9 ग्रह थे, अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह, जो द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बने होते। किससे मिलकर बने होते? द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य में भार होता है जो स्थान घेरता है। आगे चलते हैं। लेकिन ऊर्जा अदृश्य होती है। यानी ऊर्जा कैसी होती? अदृश्य। ऊर्जा हमको दिखती नहीं है, जिसका केवल अनुभव होता है। अनुभव मतलब ठंडा, गर्म, ये आपका क्या है? अनुभव है, अनुभव किया जाता है। अब ब्रह्मांड में आते। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? द्रव्य और ऊर्जा से। तो द्रव्य के बारे में आते। द्रव्य में 2 चीज़ें आती हैं, पदार्थ, मिश्रण। तो पदार्थ में 2 चीज़ें होती हैं, तत्व और यौगिक। तत्व मतलब एलिमेंट, और यौगिक, तो इसमें यौगिक भी मिश्रण में कौन कौन से 2 चीज़ें होती हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्वों के बारे तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तत्व की बात आते हैं। तत्व में धातु क्या है? वे तत्व, नंबर 1 क्या? धातु। वे तत्व जिनमें विद्युत चमक, यानी विद्युत चमक भी होती है। आघात वर्धनीयता मतलब आघात वर्धन, पीटने पर आवाज़ करते हैं। तन्यता, तन्यता मतलब पतलापन, काफ़ी पीटने पर पतले हो, चादर बनाई जा सके, उसको क्या कहते हैं? तन्यता। आदि गुण पाए जाते हैं। एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि। ये आपकी क्या है? धातुएं। अधातुएं, वे तत्व जिनमें क्षण भंगुरता पाई जाती है, यानी पीटने पर बिल्कुल भंगुर हो जाए। जैसे कोयला में हथौड़ा मार दो, कोयला एकदम क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा, भंगुर। एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि। ये आपकी क्या है? अधातु हैं। अब आते उपधातु। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमोनी आदि। और उपधातुएं यदि आपको और भी चाहिए तो आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, उसी में आपकी उपधातुएं आती हैं। अब चलिए, धातुएं आपकी, तत्व आपके हो चुके। तत्व के बाद आपका आता है यौगिक। क्या आता है? यौगिक। तत्व आपके 3 प्रकार के थे, धातु, अधातु, उपधातु, ये हो चुके। अब क्या हेडिंग डालेंगे? यौगिक। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। चलिए, वे पदार्थ जिनमें तत्व निश्चित अनुपात में, कैसे हो? निश्चित अनुपात में दिए होते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। तत्वों के यौगिक बनने के बाद तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर ये गलत एरर है, जो ग्रह लिखा है यहाँ पर गुण है। तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं। जैसे H2O यौगिक है। H2O क्या यौगिक है? यानी जल, जिसमें 2 तत्व हाइड्रोजन
दो तत्व आपके कौन कौन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का अनुपात कितना है 1, ऑक्सीजन का अनुपात कितना 2 में दिए होते हैं। नोट, यौगिक बनने के बाद तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं। देखिए कि वही बात मैं कह रहा था, यौगिक बनने के बाद तत्वों के गुण बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, अर्थात तत्व अपना अस्तित्व खो देते हैं, अस्तित्व खो देते हैं। नोट, जैसे Na मतलब सोडियम, पानी में ज्वलनशील है। सोडियम कैसे पानी में यदि डाल दिया जाए तो ज्वलनशील है। कॉमा, क्लोरीन विषैला होता है। क्लोरीन कैसा है, विषैला है। जबकि NaCl में ये गुण नहीं पाए जाते। NaCl मतलब नमक में, NaCl नमक में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अभी मैंने बताए थे, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक पहला भाग चलेंगे इसमें। इनमें कार्बन का होना आवश्यक है। जिसमें कार्बन पाया जाए वो कार्बनिक यौगिक है। कार्बन का होना आवश्यक है। ये सजीव स्रोतों में पाए जाते हैं। किसमें, सजीव स्रोतों में। जैसे एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या, CH3COOH, यूरिया NH2CO NH2, फार्मिक अम्ल जो कि चींटी के डंक और नेंटल के डंक आदि में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। अब यौगिक का दूसरा भाग क्या है, अकार्बनिक यौगिक। इनमें कार्बन का होना आवश्यक नहीं है। जिनमें कार्बन ना हो वो अकार्बनिक यौगिक, तथा ये निर्जीव स्रोत में पाए जाते हैं। देखिए स्रोत इसमें गलत लिखा, सही लिख देना स्रोत। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास आदि, ये आपके कौन से यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब देखिए जैसे इन्होंने नोट, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3 तथा इसके लवण में कार्बन होते हैं। इसके किसके लवण में कार्बन होते हैं, वे भी अकार्बनिक में होते हैं। अब देखिए अपवाद के तौर पर इनमें देखिए कार्बनिक है CO, CO2, H2CO3 तथा इसके लवण में कार्बन होते हैं। किसके लवण में कार्बन होते हुए भी ये केस में गिने जाएंगे, अकार्बनिक में। अपवाद के तौर पर 3 चीज़ें नोट कर लें, CO कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब आपके किसमें, अकार्बनिक यौगिक होते। कैसे होते, अकार्बनिक यौगिक। आगे चलते हैं। तो तत्व पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया, अब चलते हैं मिश्रण की बारी आती है। मिश्रण के बारे में देखते हैं और वीडियो को रोक कर अब क्वेश्चन नोट कर लें। जिन भाई और बहनों की रसायन विज्ञान में यदि जानकारी चाहिए तो क्वेश्चन को नोट कर लें। बस मिश्रण की बात है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित मतलब कोई मात्रा निश्चित नहीं, अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला भाग है समांगी मिश्रण। इनमें अवयव समान प्रकार से वितरित होते हैं। कैसे प्रकार, समान प्रकार से वितरित होते हैं, जिन्हें आँखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील हवा आपके कौन से, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषमांगी मिश्रण। इनमें अवयव असमान प्रकार के से वितरित होते हैं। कैसे, असमान प्रकार से, उसमें निश्चित था, इसमें क्या, असमान प्रकार से वितरित होते हैं, जिन्हें आँखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जैसे कंक्रीट, कंक्रीट में क्या क्या होता है, तो कोष्टक में लिखा सीमेंट प्लस बालू प्लस गिट्टी प्लस पानी आदि। तो कंक्रीट में इतनी चीज़ें होती हैं, दूध
दूध भी आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण है। दूध है तो एक प्रकार का मिश्रण, लेकिन कौन सा मिश्रण है, विषमांगी। दूध में प्रोटीन प्लस वसा प्लस जल भी होता है। अब आते हैं यथार्थता। यथार्थता की बात आते हैं। यथार्थता किसी भी राशि का प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को यथार्थता या त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जैसे व्यंजक चूर्ण में 30.56% क्लोरीन पाई जाती है, लेकिन प्रयोग द्वारा 30.78% व 30.84% पाई गई है। तब जैसे नंबर 1 बताया गया, पहले में डिफरेंस कितना आया, 30.78 माइनस 30.56, इसमें आया 0.22% का। दूसरा में क्या बताया गया, 30.84 माइनस 30.56 बराबर आया 0.28%। अब आते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या होती, किसी भी राशि का मापन कितनी गहराई से किया गया है, इसे परिशुद्धता कहते हैं। जहाँ जहाँ यथार्थता कम होती है वह मान शुद्ध होता है, जहाँ यथार्थता अधिक होती है वह मान कम शुद्ध होता है। जहाँ यथार्थता कम होगी वहाँ पर मान वो शुद्ध होगा, जहाँ पर यथार्थता अधिक होगी वो मान कम शुद्ध होगा। अब आते हैं सार्थक अंक। देखिए आपको पढ़ाए थे मैं क्लास में, ऑफलाइन में, फिजिक्स में भी ये पार्ट है, तो देख लेते हैं। किसी भी राशि में कुल अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अंतिम सार्थक अंक का मान अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। अब चलते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 21.5 में सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंक, अशून्य अंक मतलब जो शून्य ना हो, के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे देखिए ये एरर क्वेश्चन दे रहा है, इसमें लिख लें, नोट कर लें। 1.001 में सार्थक अंक कितने होंगे, 4 होंगे। अब तीसरा क्या है, दशमलव के दाईं ओर शून्य सार्थक अंक होता है। दशमलव के दाईं ओर शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे 15.0 में सार्थक अंक होंगे 3। नंबर 4 है, प्रथम अशून्य के बाईं ओर शून्य सार्थक अंक नहीं होते। क्या है, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.015 में सार्थक अंक कितने हैं, 2। आपको अच्छे से पढ़ाया। अब देखिए ये फिजिक्स का पोर्शन भी है, इसमें रसायन में भी आता है, तो दोनों में देख लें। मूल राशि, मूल एसआई इकाइयाँ, इन्हीं को मूल राशियाँ, मूल मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। लंबाई, पहले राशियाँ देखेंगे। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। समय का क्या होता है, सेकंड। ताप का क्या होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडिला। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। आगे चलते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ उन्हें कहते हैं जो मूल राशियों के मिलने से बनी है। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी मीटर से नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर से नापते हैं, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आयतन। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई भी मीटर से नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर से नापते हैं, ऊंचाई भी मीटर से नापते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन होता है आपका मीटर, यानी दूरी किस में नापी जाएगी, मीटर। और समय किस में नापा जाएगा, सेकंड में। तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी त्वरण, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन बटे समय। इसका देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो वेग परिवर्तन क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक इन्होंने दिया है क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, बल बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, किलोग्राम इन, बल का मात्रक देखिए क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या देखिए अलग अलग तरीके से इन्होंने दिखाया है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड इनवर्स सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या सेकंड की पावर -2, या फिर न्यूटन भी होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसका मात्रक भी लिखा है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, इसके मात्रक भी दिए गए हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब आते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र देखिए शक्ति का क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर गुणे सेकंड की पावर -3 या वाट, ये शक्ति दिया गया है, शक्ति का मात्रक है। अब इसके बाद आते हैं, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, विमीय सूत्र ये गलत लिखा है। अब आते हैं रासायनिक सहयोग के नियम। तो रासायनिक सहयोग के नियम हेडिंग डाल लेंगे। इसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद वो जो अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होते हैं। जैसे आपका देखिए द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इधर आपका लिखा है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, इसी को चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो देखिए कैल्शियम आवर्त सारणी में 20 नंबर पर आता है, जिसका परमाणु भार कितना होगा, 40। और कार्बन हमारा आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 12। ऑक्सीजन हमारा आवर्त सारणी में 8 नंबर पर आता है, जिसका परमाणु भार कितना है, 16 या 48। यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 40 + 12 + 48 बराबर कितना हो गया, 100। यदि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, डेल्टा बना दिया गया एरो, तो क्या बनेगा, बिना बुझा चूना मिलेगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का भी बताया था, परमाणु भार कितना होता है, 40। ऑक्सीजन कितना होगा, 16। 40 + 16 56 हो गए। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, 2 परमाणु, तो 16 दूनी 32, तो 12 + 32 बराबर 44। आगे देखिए इन्होंने बताया है नीचे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तथा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग जुड़ते हैं इस विषय को पढ़ने के लिए, उसके बाद आपकी क्लास ली जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा और बच्चों की मदद भी हो सके। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को नोट कर लें। जो क्वेश्चन याद हो वो नोट ना करें, जो ना याद हो उसको नोट अवश्य कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।